एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आप जानते हैं कि हम अपना वेयरहाउस चेंज कर रहे हैं, तो अपनी जो टी शर्ट्स हैं वो 200 प्लस शिपिंग में हम लोग निकाल रहे हैं। बहुत सी टी शर्ट्स में से निकल चुकी हैं। अगर आपको भी चाहिए तो आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो SU-30M की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको ये पता होगा कि भारत बहुत समय से प्रयास कर रहा है कि इसमें जो इंडिजिनस कंटेंट है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए और उसको अपग्रेड किया जाए, क्योंकि रशिया में वॉर है और रशिया इस चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। भारत ने खुद बीड़ा उठाया था। भारत की अन्य कंपनियों के द्वारा छोटे छोटे जो इसमें लगने वाली चीजें हैं वो डेवलप स्वतः ही कर ली गई है। अब एक प्रोग्राम का समय था, एक प्रोग्राम की जरूरत थी जिसमें कि ये सारे कंपोनेंट लगाए जा सकें। ये 60,000 करोड़ रुपए का प्रोग्राम था, जिसको कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है और अब इसके अपग्रेडेशन का काम भी स्टार्ट कर दिया गया है। HAL की CMD के द्वारा ये कहा गया कि इसका जो अपग्रेडेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें प्राइवेट पार्टनर की भूमिका बहुत अग्रणी रहने वाली है। ये जो अपग्रेडेशन है वो 2 फेज में किया जाएगा। पहले फेज में नए एवियोनिक्स और रडार लगाए जाएंगे और इसका जो दूसरा फेज होगा उसमें फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स लगाए जाएंगे। जो पहला इसका फेज होने वाला है उसमें एवियोनिक्स और रडार के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को भी अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही साथ जो दूसरा फेज होगा उसमें नए हथियारों का इंटीग्रेशन भी किया जाएगा और इस चीज में DRDO के साथ साथ प्राइवेट कंपनियां भी हमारे भागीदार होने वाली है। अगर हम लोग इसके रडार की बात करें तो हमको पता है कि उत्तम रडार का एक नया उन्नत वेरिएंट बनाया जा चुका है। मोस्ट प्रॉब्ली वही इसमें लगने वाला है और इसी के लिए खबरें भी बहुत पहले से आई हुई हैं। जब लग जाएगा तब आपको मैं बताऊंगा और भारत के लिए, भारत की टेक्नोलॉजी के लिए इससे बेहतर दिन नहीं होने वाला। वैसे तो पहले भी SU-30MKI को धीरे धीरे 50% इंडिजिनस कंपोनेंट के साथ बनाया गया है, पर अब जब इसमें और ज्यादा इंडिजिनस कंपोनेंट लगाए जाने लगेंगे तो इसमें जो हथियारों का इंटीग्रेशन है, साथ साथ इसको और ज्यादा जो अपग्रेड किया जाएगा वो बहुत आसानी से किया जा सकेगा। साथ ही साथ इसमें जो लगने वाले कंपोनेंट है वो भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। वॉर टाइम में जब रशिया भी वॉर में होगा और हो सकता है भारत भी जब वॉर में हो, तब हम स्वतः ही इसको बना पाएंगे। अभी शुरुआत में ये कहा जा रहा है कि 90 इस प्रकार के SU-30MKI के साथ ये सारी चीजें होंगी। इसके बाद धीरे धीरे सभी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब अगर एयरक्राफ्ट की कन्वर्जन की बात ही चल रही है तो हम लोग फिलीपींस का यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। असल में 1-2 दिन पहले या कुछ दिन पहले आप ये सुन चुके होंगे कि फिलीपींस के सामने तेजस रखा गया है। साथ ही साथ उनको सॉफ्ट लोन भी दिया जा रहा है, बहुत ही कम रेट पे उनको लोन दिया जा रहा है। तो अब ये खबर आ रही है कि फिलीपींस के अंदर ये सुगबुगाहट हो गई है और फिलीपींस की एक कंपनी है जिसका नाम है फिलीपींस एरोस्पेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और ये इनिशिएट किया हुआ है HAL के साथ तेजस MK1A का ऐसा वेरिएंट बनाना जो कि फिलीपींस के लिए हो और फिलीपींस की नेवी के लिए हो। तो इसका मतलब ये साफ है कि हम लोग एक नया एयरक्राफ्ट देखने वाले हैं जो कि तेजस पर बेस्ड होगा। पूरे डिजाइन वही होंगे, पास में एक और चीज लगने वाली है। इसमें लगने वाली है ब्रह्मोस और ब्रह्मोस तभी तेजस में लग पाएगा जब ब्रह्मोस NG आ जाएगा और ब्रह्मोस NG तब आएगा जब 2027-28 का समय हो रहा होगा। इससे पहले लोग कह रहे हैं कि भाई जब तक ब्रह्मोस नहीं आया तब तक हार्पून मिसाइल इसमें लगाकर देख लो, क्योंकि वो भी एक नेवल मिसाइल है और शिप्स को टारगेट करने के लिए बनाई गई है। पर हार्पून मिसाइल जब तक इसमें इंटीग्रेट की जाएगी या लगाई जाएगी, इस्तेमाल की जाएगी, खरीदी जाएगी, तब तक तो 2027-28 का समय आ ही जाएगा और हमारे पास ब्रह्मोस NG डेवलप हो चुकी होगी। दूसरे देशों को किसी तीसरे देश की यानी कि US की मिसाइल बेच के तो कोई फायदा है नहीं, अपनी मिसाइल ही बेचनी चाहिए। तो इसके लिए हमें जल्द से जल्द ब्रह्मोस NG बनाना चाहिए और तेजस के अंदर इसका इंटीग्रेशन करना चाहिए। और ये चीज अब बिल्कुल क्लियर होने लगी है कि फिलीपींस के साथ हम तेजस का कॉर्पोरेशन देखेंगे। तेजस को फिलीपींस के अंदर ही असेंबल किया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं और इसमें मुझे जहां तक लगता है कि फिलीपींस ये कहेगा कि उनके कुछ इंडिजिनस कंपोनेंट है उनको लगाकर भी दिया जाए। सब चीज के लिए रेडी रहना चाहिए भारत को। भारत के अंदर तेजस का निर्माण बहुत कम संख्या में हो रहा है। हम किसी दूसरे देश का ऑर्डर नहीं ले सकते, पर हम ये तो जरूर कर सकते हैं कि उसी देश में उसी की मैन पावर के साथ अपने एयरक्राफ्ट को बेचें। ये तो अन्य देश भी भारत के अंदर कर रहे हैं, भारत को भी करना चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं, एक नए कोर बनाया जा रहा है 18 कोर, जिसको कि HQUB कहा जाता था, हेडक्वार्टर उत्तर भारत, और इसका हेडक्वार्टर बरेली में था। असल में ये जो आधी अधूरी कोर थी ये
पीस टाइम पोस्टिंग के लिए थी और मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें इसमें की जाती थी। इसका लड़ाई में बहुत ज्यादा भाग नहीं रहता था क्योंकि इसमें एक ब्रिगेड था और कुछ स्काउट्स थे। अब इसको एक डिवीजन और 3 ब्रिगेड देने की बात करी जा रही है, साथ ही साथ इसको एविएशन पावर भी देने की बात करी जा रही है, साथ में आर्टिलरी यूनिट इसमें दिए जाने की बात की जा रही है। इसका काम क्या होने वाला? काम ये होने वाला है कि LAC में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये जो इलाका है, यहाँ पे जो चीन की सीमा से लगने वाला LAC है वो इस कोर के द्वारा गार्ड करना है। लद्दाख की तरफ तो 14 कोर देखती है, उसके नीचे तो ईस्टर्न कमांड देखती है, पर यहां के लिए एक नई कोर बनाई जानी थी, इसलिए अब इसको बनाया जा रहा है। पहले जब चीन के साथ हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था तब बहुत ही हौच पौच में या बहुत ही जल्दबाजी में कहीं से कोई और ब्रिगेड ला दी, कहीं से कोई डिवीजन ला दिया और कर करके किसी तरह से LAC को सिक्योर किया गया था। पर अब इसको प्रॉपर बनाया जा रहा है। इसको प्रॉपरली बनाए जाने का मतलब ये है कि चीन के साथ लोहा लेने के लिए हमेशा ये कोर तैयार रहेगी। इसका मतलब ये है कि अब चीन को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया जा रहा है और चीन के साथ जो स्टैंड ऑफ है और चीन के साथ जो लड़ाई है वो भारत बहुत लंबे समय तक ले जाना चाहता है या चीन को एक लंबे समय का थ्रेट देख रहा है। चीन की बात ही चली है तो चीन के हम जानते हैं कि इक्विपमेंट्स बहुत ही ज्यादा विश्व में बेचे जा रहे हैं और स्टॉकहोम पीस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये भी कहा गया था, रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये भी कहा गया था कि चीन की कुछ जो टॉप की 10 कंपनियां हैं, टॉप की 7-8 कंपनियां हैं, उनका जो रोल है पूरे विश्व में वो 5% का है हथियार बेचने में। पर अब इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो चीन के हथियारों की क्वालिटी है वो गिरने की वजह से या खराब होने की वजह से इनके कस्टमर गड़बड़ होते जा रहे हैं। अगर 2013 से लेकर 2017 की बात की जाए तो उसमें जितने कंपोनेंट हथियार बेचे गए थे 2018 से लेकर 2022 के बीच में उसमें 23% कमी आई है। ये कमी दर्शाती है कि चीन के जो हथियार हैं उनका अच्छी क्वालिटी का ना होना है। इसमें कुछ चीजें बताई गई हैं जैसे कि इराक ने कुछ 20 चाइनीज ड्रोन खरीदे थे जिसमें से 8 तो शुरुआती महीनों में ही क्रैश हो गए। इसी तरह अल्जीरिया ने भी CH-4 खरीदे थे और वो 3 की संख्या में नष्ट हो गए कुछ ही महीनों के अंदर में। जॉर्डन ने भी 6 खरीदे थे CH-4B 2016 में और 3 साल के अंदर ही जॉर्डन ने जितने भी जो ये एयरक्राफ्ट या कह सकते हैं ड्रोन जो खरीदे थे उनको सेल के लिए लगा दिया। इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं। ऐसे बहुत सी कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज है जो चाइनीज हथियार खरीदने के बाद अब पछता रही हैं। म्यांमार खुद पछता रहा है। ये इनकी जो सर्विसिबिलिटी है वो बिल्कुल खराब है, इनके जो रडार हैं वो बिल्कुल खराब है। साथ ही साथ पाकिस्तानी नेवी को जो फ्रिगेट्स बेचे गए हैं वो भी उनके भी रडार्स वगैरह सही से काम नहीं करते हैं। इनकी जो सर्विसिबिलिटी है वो बहुत बेकार है। इनके कंपोनेंट, इनके जो स्पेयर पार्ट हैं वो नहीं मिलते हैं और इस तरह की खबरें हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं। ये भी इस इंस्टीट्यूट के द्वारा कहा गया कि चीन का जो हथियार का जो सेल है बताया जाता है वो मेनली 3 देशों से आता है। इसका 60% इन 3 देशों से आता है। इसमें बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। मतलब ऐसे देश जिनको की कोई हथियार नहीं बेचता है उनको चीन हथियार बेचता है। पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है जिसको कि वेस्टर्न कंट्री पहले बेचती थी हथियार पर अब नहीं बेचती है और यही चीज हमारे विदेश मंत्री जी के द्वारा आज कहा गया जब वो रशिया की यात्रा में है। एक पत्रकार वार्ता में जो कि जर्मन न्यूज चैनल था उनमें कहा गया कि रशिया इंडिपेंडेंस के बाद हमारा इतना अच्छा पार्टनर रहा है कि कभी भी वो भारत को किसी भी चीज के लिए दबाव नहीं बनाता है। वेस्टर्न कंट्री जहां पाकिस्तान को हथियार बेचने में आगे रहती थी अब भारत को हथियार बेचने में आगे रह रही। भारत भी अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि जो तुम रशियन तेल खरीद रहे हो इसका क्या यूरोप में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है और यूरोप भारत को अच्छी निगाहों से नहीं देख रहा, तो उनका सिंपल जवाब ये था कि हमारे जो अरब कंट्रीज हैं, जो तेल निर्माता कंट्रीज हैं, वो भारत से ज्यादा वेस्टर्न कंट्री को प्रेफर करते हैं तेल देना क्योंकि वो ज्यादा दाम दे सकते हैं। हम उतने दाम नहीं दे सकते हैं। अगर हमें उनसे तेल खरीदना होता, रशिया ना होता तो हमें उतना ज्यादा दाम देना पड़ता। अब रशिया है तो इससे पूरा एनर्जी बैलेंस है, हम उनसे खरीद पा रहे हैं, सस्ता तेल खरीद पा रहे हैं और ये बहुत सही बात भी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम नहीं चाहते कि यूरोप हमारी निगाहों से चीन को देखे और उनको भी नहीं चाहना चाहिए कि उनकी निगाहों से हम रशिया को देखें। दोनों चीज अलग है। आपका अपना नजरिया, हमारा अपना नजरिया। हमारे लिए रशिया दुश्मन नहीं है, हमारा तो वो दोस्त है। तो ये सारी चीजें उनके द्वारा कही गई। आपका क्या कहना है रशिया के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको बड़ा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।